नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने। चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों को कई जगहों पर पंजाब पुलिस ने रोका। सड़क पर ही धरने पर बैठे किसान। अमृतसर के गोल्डन गेट पर भी किसानों का प्रदर्शन। मथुरा शाही ईदगाह विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई। याचिका में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात से इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार में लेंगे हिस्सा। निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार जैसे विषय शामिल। अमेरिका 2 अप्रैल से भारत समेत सभी देशों पर लगाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ। ट्रंप ने संसद में कहा रूस से बातचीत और समझौते के लिए तैयार हैं जेलेंस्की। और खेल की खबरों में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। विजेता टीम रविवार को भारत के साथ खेलेगी फाइनल। और खबरों की शुरुआत करते हैं पंजाब के साथ, जहां सरकार और किसानों की अगर बात की जाए तो वो आमने सामने हैं। दोनों में ठन गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान से कल हुई वार्ता के विफल होने और उनके ऊट पटांग बयानबाजी के बाद से किसानों के तेवर गर्म हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कई किसान यूनियन अपनी लंबित मांगों को लेकर चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया। सभी सीमाओं पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग की गई है। सभी जगहों पर कड़ी जांच की जा रही है। और इस बीच आज सुबह विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान अमृतसर के गोल्डन गेट पर भी इकट्ठा हुए। खबर यह है कि पंजाब पुलिस ने कई जगहों पर किसानों को रोक लिया और किसान वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कल ही किसानों से अपील की कि वो सड़कों, राजमार्गों और रेलवे ट्रैकों को अवरुद्ध ना करें, क्योंकि उससे लोगों को असुविधा होगी। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वो सुरक्षा कर्मियों द्वारा आगे बढ़ने से रोके जाने के स्थान पर ही सड़क के किनारे धरना प्रदर्शन करें। चंडीगढ़ के जितने भी बॉर्डर्स हमारे लगते हैं वो सारे बॉर्डर्स को हमने वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, बैरिकेडिंग करी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और वहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि रूट डाइवर्जन हो और लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, पर जहाँ जहाँ हमारी चेकिंग की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होने की हमें अंदेशा है, वहाँ पर हमने ट्रैफिक रूट्स डाइवर्ट करे हैं। किसानों की मांगे अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार का रवैया भी मायने रखता है। दरअसल पूरा वाकया वहां से शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल किसानों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक के बीच से ही सीएम साहब गुस्से में ये कहते हुए निकल गए कि चलो आप धरना ही लगा लो, आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। और उससे पहले भी मान ने ये कहा कि हर दिन रेल रोको, सड़क रोको। विरोध प्रदर्शन से पंजाब को काफी नुकसान हो रहा है, जिससे राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान है और पंजाब धरना राज्य बनता जा रहा है। सीएम ने कहा कि उनकी नरमदिली को हल्के में ना लिया जाए। किसानां नूं मैं कल कहा कि तुहाडियां रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब दा बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नूं ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। तो भगवंत मान साहब की दो टूक है किसानों के प्रति, लेकिन अब किसानों की भी बात करते हैं कि आखिरकार उनकी मांगे क्या हैं। तो पंजाब के किसान चाहते हैं कि कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे के केंद्र के मसौदे को वापस लिया जाए। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर
कानूनी गारंटी मिले, यानी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। ये किसानों की प्रमुख मांग है और इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनको कानूनी गारंटी मिले, ये वो चाहते हैं। किसान नेताओं की ये भी मांग है कि पंजाब की कृषि नीति को लागू किया जाए और राज्य सरकार एमएसपी पर 6 फसलों की खरीद करे। जो 6 फसलें हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदी जाएं। तो ये तमाम जो मांगे हैं, तो ये तमाम मांगे जो हैं वो किसानों की हैं और सीएम साहब ने कहा कि जो नरमी वो बरत रहे हैं, अगर उसको वो बहुत हल्के में ले रहे हैं तो ऐसा ना हो। हमारे साथ आकांक्षा सक्सेना चंडीगढ़ से जुड़ी हैं। आकांक्षा, किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करना बुरा नहीं है, ये लोकतंत्र है और यहाँ प्रदर्शन आप कर सकते हैं शांतिपूर्वक। लेकिन अगर वही प्रदर्शन आपकी आर्थिक गतिविधियों को रोके तो ये गलत है, यही सीएम साहब का कहना है। आखिर पेच कहाँ फंस रहा है और कौन सा फॉर्मूला निकाला जाएगा कि ताकि दोनों पक्षों की बात को एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर लाया जा सके? जी आंचल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस तरीके का जो एजिटेशन था वो 1 सितंबर से 6 सितंबर में चंडीगढ़ में हुआ था। उनको बकायदा जो है जगह दी गई थी, एक डेजिग्नेटेड प्लेस, जहां पर आकर उन्होंने अपना मांगे रखी थी किसानों ने, और उसके बाद उन्होंने कुछ हजार किसानों को जो है परमिशन दी गई थी ताकि वो सीएम हाउस तक जा सकें और अपनी बात, अपना मेमोरेंडम दे सकें। उस वक्त भी जब ये सारी बातें हुई थी तो पंजाब सरकार के जो कुछ मंत्रियों ने आके उनसे बातचीत करी थी, उन्हें आश्वासन दिया था। उसी के चलते, क्योंकि सितंबर से लेके अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो 5 मार्च को दोबारा से फार्मर्स यूनियन ने चंडीगढ़ में आने की बात कही थी। उसके चलते जो है मीटिंग हुई थी। मीटिंग विफल रही, बातचीत विफल रही, कहीं ना कहीं किसी कंसेंसस में नहीं आ पाए। मान साहब ये कहते नजर आए कि सेंटर की जो आपकी मांगे हैं उसमें हम आपका साथ देंगे, पर जहां तक जो स्टेट गवर्नमेंट की मांगे थी, जो किसानों की स्टेट गवर्नमेंट से मांगे हैं, उन पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। 18 मांगे थी जो किसान यूनियंस की थी, उसमें से सिर्फ 8 पे चर्चा हुई और 8 पे चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका 5 तारीख का क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा कि हम तो धरना लगाएंगे। उस पे वो नाराज हो गए और चले गए। आज के दिन जो धरना होना था वो कहीं ना कहीं विफल होता दिखाई दे रहा है आंचल, क्योंकि बहुत सारे जो फार्मर लीडर्स हैं उनको नजर बंद कर लिया गया है, उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है, सख्ताई की जा रही है। चंडीगढ़ में ही नहीं सख्ताई है, पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर्स हैं वो भी सील कर दिए गए हैं, वहां पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि कुछ 400 किसान जो है मोहाली के एक गुरुद्वारे के आसपास इकट्ठा हुए हैं। तो आकांक्षा, आपको क्या लगता है कि उनके साथ क्या किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं? आकांक्षा, तो इस कंसेंसस तक पहुंचने के लिए सरकार किस तरह से काम करेगी और किसानों की तरफ से कौन उनका जो नेता है वो उनसे बात करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिस व्हीट बास्केट के रूप में हम पंजाब को जानते हैं, उस लिहाज से भी ये इस तरह के धरना प्रदर्शन नुकसानदायक। आंचल, जैसे कि आपने भी बताया कि जो फार्मर आउटफिट्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो है किसी भी तरीके का जो है जोर आजमाइश ना करें और जहां पर भी पुलिस रोके वहीं पर ही रुककर अपना धरना करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोबारा से सरकार को एक इन्विटेशन देना पड़ेगा, एक पेशकश रखनी पड़ेगी कि इसको बातचीत से निपटाया जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार के मंत्री 2 बार चंडीगढ़ आ चुके हैं और जो दूसरी आउटफिट है फार्मर्स की, जो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ एसकेएम, नॉन पॉलिटिकल और दलेवाल की जो रिप्रेजेंटेशन वाली जो यूनियंस हैं, उनके साथ बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बात हो रही है और अभी 19 मार्च को एक बार दोबारा से बातचीत होगी। तो अगर देखा जाए तो बातचीत करने के लिए जो किसान हैं वो भी चाहते हैं कि इसको एमिकेबली सॉल्व कर लिया जाए। धरना प्रदर्शन करने से उन लोगों का भी नुकसान होता है और आम जनता का भी नुकसान होता है। जो ये तमाम मांगे रखी गई हैं, उनमें से पेच सबसे ज्यादा किस मांग पर फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्या कृषि नीति की बात है या वो जो 6 फसलें जो लगातार किसान कह रहे हैं कि भाई आप इन्हें एमएसपी पर खरीदें?
और ये भी खबर सामने आई कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे पंजाब के चन्नी साहब, वो भी मिले हैं इन विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के साथ। जी, जहां तक तो जो बातें आपने बताई हैं कि नीति की बात हुई, उसके अलावा एमएसपी देने की बात है, उसके बाद वो ये भी चाहते हैं कि एक सरकार और किसानों के बीच में एक सब कमेटी बनाई जाए और जो आंदोलन में मारे गए किसान थे उनके परिजनों को नौकरी और मुआवजा दिया जाए। सरकारी विभागों की तर्ज पर नाबार्ड जो है वन टाइम लोन उनका वेवर करे। 1 जनवरी 2023 से सरहद फीडर नहर, तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये स्टेट गवर्नमेंट से मांगे हैं। आंचल, ये स्टेट गवर्नमेंट की मांगे हैं। पशुओं द्वारा फसलों को खराब करने के लिए कुछ मुआवजा दिया जाए, बाढ़ के कारण गन्ने की फसल को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा, सहकारी समितियों के साथ खाते खोलने पर प्रतिबंध हटाया जाए, गन्ना किसानों की मांगों के समाधान के लिए उप समितियों का गठन की जाए, प्रीपेड बिजली मीटर नहीं लगाने चाहिए, तो ये आवारा पशुओं का समाधान किया जाए। तो देखा जाए तो सिर्फ ये एमएसपी से रिलेटेड और जो कृषि नीति है उससे रिलेटेड नहीं, एज अ होल पंजाब की प्रगति के लिए और पंजाब में नशे के लिए भी जो है ये किसान मांग कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ 18 पॉइंट्स हैं कुछ जो आंचल इन लोगों के हैं जिनके ऊपर वो बातचीत करना चाहते हैं। तो अभी मीटिंग जो हुई थी उसके ऊपर एक कंसेंसस पे आ रहे थे जी, लेकिन अभी तो ये जो धरना प्रदर्शन है वो लग रहा है कि अनिश्चितकालीन के लिए है। लेकिन जी बोलिए। उन्होंने कहा था कि वो 1 हफ्ते के लिए चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिसकी परमिशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी है। पिछली बारी वो पंजाब से चंडीगढ़ में घुस पाए थे, पर इस वक्त उन्हें वहीं पे रोक लिया गया है। पंजाब ने सख्ती दिखाई है इस बार। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगी, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे भी पंजाब की टेरिटरी में ही किसान बैठ के धरना दे रहे हैं। उनको हटाने के लिए अभी तक पंजाब सरकार ने कोई भी कुछ भी नहीं करा। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, पर जहां बात पंजाब सरकार के ऊपर आई, पंजाब सरकार से जब मांगे करी तो उन्होंने सख्ती अपनाई। उन्होंने उनको फार्मर लीडर्स को जो है नजरबंद कर लिया। आपको नहीं लगता? और उनको क्योंकि आप चंडीगढ़ की तरफ नहीं आने दिया। बिल्कुल, क्योंकि लगातार आप वहां से कवरेज करती है कि कहीं ना कहीं मान सरकार का बहुत बड़ा फेलियर रहा कि वो ये जो मांगे हैं, जो तमाम मांगे की गई, जो कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में भी हैं और अगर नहीं भी है तो उन पर एक कंसेंसस बन सकता था, लेकिन वो उसको भांप नहीं पा रहे। और ये तलखी जो है अब तकरार में तब्दील हो गई है। और अब जिस तरह से 19 मार्च को दूसरे दौर की वार्ता होगी और उससे पहले अच्छा खासा टाइम पीरियड है एक रूपरेखा तैयार करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अगर जो स्टेट गवर्नमेंट से मांगे हैं उनके ऊपर नहीं उन्होंने कंसंट्रेट करा। और ये भी बताना चाहूंगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो आए थे, 14 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद 22 फरवरी को मीटिंग हुई, उसके बाद अब मार्च में मीटिंग होगी। उन सभी मीटिंग्स में पंजाब सरकार के सिर्फ मंत्री वहां पर थे, भगवंत मान नहीं थे। 3 यूनियन मिनिस्टर्स पिछली बारी जो है उस मीटिंग में आए थे। शिवराज चौहान थे, पीयूष गोयल थे। उसके बावजूद भी मान सरकार जो है, भगवंत मान जो है उस मीटिंग में नहीं आए थे। वो सारी जो जितनी भी मांगे थी वो ज्यादातर पर्टेनिंग टू सेंटर गवर्नमेंट थी, इसलिए उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। पर जब उनके बात आई, जब ये आउटफिट एसकेएम पॉलिटिकल जो है वो अपनी बातें रख रही है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से अपनी मांगों को लेकर, तब उन्होंने उनके साथ मीटिंग करी है जो कि बिल्कुल विफल रही। तो ये कहीं ना कहीं अगर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से कहीं ना कहीं आप देखिए, हम जिस फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फेडरल इस तरीके से उसका सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। और मान साहब शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है, बहुत संक्षिप्त में आकांक्षा, कि अब आगे की राह क्या दिखाई देती है कि किस तरह से कंसेंसस तक पहुँचने के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार होगा। क्योंकि इस तरह वॉकआउट कर देने से, यानी मैं आंखें बंद कर लूँ और कह दूँ कि रात हो गई, तो रात नहीं हो जाएगी अगर दिन है। तो इस तरह वॉकआउट कर देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि जिस आप बड़े प्रशासनिक पद पर बैठे हैं, ये उसका भी बहुत बड़ा मान है। आंचल, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो फार्मर्स हैं वो एक बहुत ऐसी सेंसिटिव कॉम है जिसको आप ज्यादा तंग नहीं कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से पंजाब सरकार को इसके ऊपर बहुत जल्दी कुछ ना कुछ संज्ञान लेकर और कोई ना कोई रेमेडी के लिए साथ आना पड़ेगा।
मेरे ख्याल से जो उनकी टॉक्स जो अभी विफल रही हैं, उसके बाद नए तरीके से जो है बातचीत करने के लिए जो उनको न्योता देना पड़ेगा। अभी तो बहरहाल सबको जो है नजरबंद किया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है जो बड़े लीडर्स हैं। इसके आगे की जो कार्रवाई होगी उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि किस तरीके से जो है इसका क्या आउटकम होएगा। चलिए आकांक्षा, आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि जब राष्ट्र का अन्नदाता अगर नहीं मुस्कुरा रहा तो आपकी थाली तक जो भोजन पहुंचता है उसमें भी कहीं ना कहीं वो बरकत नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये जानकारी पंजाब से थी, जहां भगवंत मान साहब के वॉकआउट करने के बाद इस वक्त जो किसान हैं वो भी भड़के हुए हैं और 19 मार्च को दूसरे दौर की वार्ता होगी। अब आपको पंजाब के बाद सीधे लिए चलते हैं मथुरा, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और इससे पहले 16 दिसंबर को हुई सुनवाई में मस्जिद पक्ष को न आने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हुई, यानी कि मस्जिद पक्ष पहुंचा ही नहीं था सुनवाई के लिए। इसके बाद सुनवाई को आज तक के लिए टाल दिया गया था। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के सेवानिवृत्त होने यानी रिटायर होने के बाद न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र मामले की सुनवाई कर रहे हैं। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि इससे कोई सबूत मौजूद नहीं कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को तोड़कर करवाया गया है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में हुए अवैध निर्माण और बिजली चोरी के मामले में आज सुनवाई होनी है। इस मामले को सुनवाई के लिए इस बार अंतिम माना जा रहा है। 3 बार नोटिस के अलावा समय को बढ़ाया गया, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अंतिम सुनवाई होगी और इसके बाद की कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मामले की सुनवाई उप जिलाधिकारी वंदना मिश्रा की कोर्ट में की जानी है। मामले में नियत प्राधिकरण ने जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया। सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में वसूली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को पटियाला कोर्ट ने 6 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा। एमके फैजी 2018 से एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एमके फैजी को ईडी ने 3 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट के धन शोधन निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया। 2009 में स्थापित एसडीपीआई पीएफआई पर प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का राजनीतिक मोर्चा होने का उस पर आरोप है। हालांकि एसडीपीआई इस तरह के किसी भी संबंध से इनकार करता रहा है और खुद को एक स्वतंत्र संगठन मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लेने वाले हैं। वेबिनार के मुख्य विषयों में लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये वेबिनार सरकार, उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और परिवर्तनकारी बजट घोषणाओं को प्रभावी परिणामों में बदलने के लिए मदद और चर्चाओं के लिए प्रोत्साहित करेगा। खबर तेलंगाना से, जहां करीमनगर, निजामाबाद, मेढक और आदिलाबाद जिलों की स्नातक एमएलसी सीट के लिए पहली वरीयता के वोटों की गिनती पूरी होने के बाद करीबी मुकाबला सामने आ रहा है। भाजपा उम्मीदवार अंजी रेड्डी वर्तमान में 75,675 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को 70,565 वोट मिले। इसमें अंजी रेड्डी को 5,110 वोटों की बढ़त है। बसपा उम्मीदवार हरिकृष्णा को 60,419 वोट मिले। हालांकि पहली वरीयता की गिनती के परिणाम अनिर्णायक रहने के कारण इस कड़ी टक्कर वाले चुनाव में अंतिम परिणाम और विजेता का निर्धारण करने के लिए दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती चल रही है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि विपासना करने के लिए अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए पंजाब गए हैं। विपासना का मतलब होता है मन की शांति और भौतिकतावादिता से दूरी, लेकिन केजरीवाल विपासना के लिए भी पूरा काफिला लेकर गए हैं। केजरीवाल 10 दिनों के लिए पंजाब गए हैं। विपासना का मकसद होता है एम से मन की शांति लाना और एम से मटेरियलिज्म से दूर रहना, परंतु अरविंद केजरीवाल विपासना जाने के लिए भी 100 कमांडो, लग्जरी गाड़ी, लैंड क्रूजर, डजनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। मतलब कि मटेरियलिज्म और वीवीआईपी कल्चर से दूर रहने के बदले
उसका किस प्रकार से विपासना के समय पर भी प्रदर्शन देखने मिला, और वो भी पंजाब की जनता की गाड़ी कमाई से, जिस पंजाब में अब हम देखते हैं कि किस प्रकार की आर्थिक स्थिति निर्माण हुए जब से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी भगवंत मान की सरकार आई है। यही ट्रांसफॉर्मेशन अरविंद केजरीवाल का हुआ है। स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, हम वीवीआईपी सिक्योरिटी और फैसिलिटी नहीं लेंगे से लेकर आज वीवीआईपी लाल बत्ती मानसिकता दिखाने तक, ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा, जिसको दिल्ली की जनता ने नकारा है और पंजाब की जनता भी नकारेगी। दिल्ली में पुलिस प्रशासन एक्शन में है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली में देर रात तक सुरक्षा अभियान चलाया गया। पुलिस दल गश्त लगाते हुए देखे गए और इसके अलावा कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस विभाग के कमिश्नर समेत बड़े अधिकारी सड़कों पर उतरे। गश्त लगा रहे उत्तरी रेंज के एडिशनल सीपी रविंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि संगठित अपराध के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जा रही है ताकि अपराधियों में डर कायम रहे। वहीं उन्होंने इस मुहिम के आगे इसे जारी रखने की बात भी कही। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजधानी में रह रहे लोगों के बीच विश्वास बनाना और अपराधियों में खौफ पैदा करना है। पूरे दिल्ली पुलिस में जनरल गश्त है, जिसमें हमारे सारा स्टाफ तमाम पुलिस स्टेशंस का, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का क्राइम कंट्रोल के लिए निकला हुआ है, जिसमें पिकेट चेकिंग, जो पुराने बीसीज हैं जो गायब हैं, जो क्रिमिनल्स छूटे हुए हैं जो पकड़ में नहीं आ रहे, उनके ऊपर दबिश चल रही है। साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम के जितने इश्यूज़ हैं, चाहे वो सट्टा है, ड्रग्स है, शराब है, उनके ऊपर एक मुहिम चल रही है और आने वाले समय में भी रेगुलर ये मुहिम चलती रहेगी। और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। आज जब अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संबोधित कर रहे थे, तब डेमोक्रेट्स ने खूब नारेबाजी की। ट्रंप ने 1 घंटे 37 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा था। ट्रंप जब अपनी चुनावी जीत की प्रशंसा कर रहे थे और डेमोक्रेट्स की आलोचना, तो डेमोक्रेट सदस्यों ने शोर मचाना शुरू किया। भाषण शुरू करने से कुछ ही देर बाद ट्रंप को बीच में ही रुकना पड़ा और स्पीकर ने ट्रंप पर चिल्ला रहे सेनेटर एल ग्रीन को बाहर निकलने का आदेश दिया। आखिर ट्रंप ने भाषण में ऐसा क्या कहा था, आइए कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं और आपको भी समझाते हैं। उनका पहला जो बयान आया वो ये था कि अमेरिका अब पटरी पर लौट आया है, क्योंकि जो जनादेश दिया गया, जो मैंडेट उनको मिला, वो कई दशकों में किसी भी नेता ने नहीं देखा। अब सिर्फ 2 जेंडर अमेरिका के लिए सिग्निफाइड हैं, महिला और पुरुष। उन्होंने ये भी कहा कि पुरुषों के महिला खेल खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा को उन्होंने एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाया अमेरिका के लिए, यानी कि अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज अब अंग्रेजी है। गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका किया गया, यहाँ ये एक नया बदलाव है। और अगर कोई एक नया फैसला लिया जाता है, कोई नया कानून बनाया जाता है, तो पुराने करीबन ऐसे 100 फैसले जो होंगे उन्हें रद्द किया जाएगा। बड़े सपनों और बोल्ड एक्शन का समय है और डॉज बेहतरीन काम कर रहा है। सभी फेडरल भर्तियां, नई फेडरल नीतियां और विदेशी सहायता पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई। बेवकूफ़ी भरे ग्रीन न्यू स्कैम को ख़त्म किया गया। अभी ग्रीन न्यू स्कैम है जो पेरिस का क्लाइमेट एकॉर्ड है, उसके लिए उन्होंने कहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा उसके लिए अमेरिका ही देता था और जलवायु समझौते से इसलिए उसे बेकार करार देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका वहाँ से निकल गया है। WHO को भ्रष्ट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी अब अमेरिका बाहर है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की पर्यावरण नीतियां जो थीं, जो गलत थीं, ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है, उनको ख़त्म कर दिया गया। सरकारी सेंसरशिप पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। अमेरिका में फ्री स्पीच को अब वो वापस लेकर आ रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है उनकी सरकार की? उन्होंने कहा कि वहाँ की इकोनॉमी को बचाना, बिकॉज दे वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वर्किंग फैमिलीज़ को तुरंत और बड़ी राहत देना, क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा टैक्स पेयर लोग हैं वहाँ के। अमेरिकी उत्पाद टैक्स जो हैं वो मुक्त होंगे, यानी कि जो उन पर टैक्स लगाए जाते हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। बाइडेन प्रशासन से हमें जो आर्थिक तबाही मिली, यानी और महंगाई विरासत में मिली है, उसे कम करना ट्रंप सरकार का लक्ष्य है।
साथ ही चीन, कोरिया, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील भारत से ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं और इसी टैरिफ वॉर की वजह से ट्रंप का जो ये कार्ड है उन्होंने वो खेला कल। और अब उन्होंने ये भी कहा है कि 2 अप्रैल से कनाडा, मेक्सिको, चीन, भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स, भाई आप जितना लगाए हैं हम भी वापस उतना ही टैक्स आपको लगाएंगे। गोल्ड कार्ड वीज़ा सिस्टम लाने जा रहे हैं। भैया 5 मिलियन के निवेश के साथ अमेरिका आएंगे तो आप गोल्ड कार्ड ले सकते हैं, मतलब आपकी जेब में 5 बिलियन होने चाहिए अगर आपको गोल्ड कार्ड यानी कि वहाँ की नागरिकता चाहिए। तो ये उन्होंने कहा। अब जो पेशेवर हैं उनके लिए क्या बयानबाजी की, उन्होंने कहा कि भाई प्रतिभाशाली, मेहनती और नौकरियां पैदा करने वाले लोग आएँ यहाँ काम करें। गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम से हम अपना कर्ज कम करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है अमेरिका की कि कर्ज ज़्यादा है वहाँ की इकोनॉमी पर और सभी अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाएगा, वो अवैध प्रवासी जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को खोखला कर रहे हैं। जेंडर चेंज अमेरिका में अब अपराध के तौर पर मान्य होगा और अमेरिका की सुरक्षा के लिए गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम बनाए जाएंगे। ड्रग कार्टेल जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है विदेशी देशों के लिए, तो मेक्सिको, वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल विदेशी जो हैं अब उन्हें आतंकी घोषित किया जाएगा। उसी तरह से कनाडा और मेक्सिको को भी ड्रग सप्लाई रोकने की हिदायत दी गई है। मिडिल ईस्ट के लिए तमाम जो शांति की प्राथमिकताएं हैं उनको भी ट्रंप साहब ने गिनवाया और रूस यूक्रेन में जो अंतहीन युद्ध जारी है, यूक्रेन समझौते के लिए तैयार हुआ है, ऐसा उनका मानना। और ये बात उन्होंने अपनी इलेक्शन रैलीज में भी कही थी कि अगर वो होते तो वॉर रुक जाती। बाइडेन ने युद्ध में बहुत पैसा बर्बाद किया और ट्रंप ने यह भी कहा कि आज सुबह जेलेंस्की का पत्र उन्हें मिला है, जेलेंस्की शांति के लिए तैयार हैं। रूस से भी शांति के संकेत मिले हैं। यूक्रेन खनिज डील पर अब बात करने के लिए तैयार है जो विफल हो गई थी जब जेलेंस्की ट्रंप से उनके ओवल ऑफिस में मिलने आए थे। पनामा कैनाल को हम वापस लेंगे और अमेरिका के साथ खुश रहेगा ग्रीनलैंड। तो लबोलबाब यही है कि वापस से अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए ये तमाम बड़ी घोषणाएं राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में जब उन्होंने संबोधित किया तब कही गई। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के खिलाफ 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लागू किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कनाडा, मेक्सिको, भारत, दक्षिण कोरिया बहुत टैरिफ लगाते हैं। ऐसे में 2 अप्रैल से कनाडा, मेक्सिको, चीन और भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा। If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की शांति समझौते के लिए तैयार हो गए। जेलेंस्की ने इसे लेकर उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि वो रूस यूक्रेन युद्ध पर समझौते के लिए तैयार हैं। पत्र में जेलेंस्की ने कहा कि वो ट्रंप के अंडर काम करने के लिए तैयार है। रूस भी शांति वार्ता के लिए तैयार हो गया है। आइए सुनते हैं। Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वापस आ गया है। ये अमेरिका के स्वर्णिम युग की सुबह है। अमेरिका की गति वापस आई, हमारा आत्मविश्वास वापस आया है। और 6 सप्ताह पहले मैं इस कैपिटल के गुंबद के नीचे खड़ा था और अमेरिका के स्वर्ण युग की सुबह की घोषणा की थी। उस पल से हमारे देश के इतिहास में महान और सबसे सफल युग को सुनिश्चित करने के लिए बहुत तेज और अथक काम किए गए हैं।
America is back. Six weeks ago, I stood beneath the dome of this Capitol and proclaimed the dawn of the golden age of America. From that moment on, it has been nothing but swift and unrelenting action to usher in the greatest and most successful era in the history of our country. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले 6 हफ्तों में मैंने लगभग 100 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए और 400 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए, जो हमारे अद्भुत देश में सामान्य ज्ञान, सुरक्षा, आशावाद और समृद्धि को बहाल करने का एक रिकॉर्ड है। Over the past 6 weeks, I have signed nearly 100 executive orders and taken more than 400 executive actions, a record to restore common sense, safety, optimism, and wealth all across our wonderful land. In fact, it has been stated by many that the first month of our presidency, it's our presidency, is the most successful in the history of our nation. अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के संसद में भाषण के बाद विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी ने उन पर निशाना साधा। डेमोक्रेट्स की तरफ से सेनेटर एलिसा स्लॉटकिन ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप अपनी अरबपति दोस्तों को और अमीर बनाना चाहते हैं। President Trump is trying to deliver an unprecedented giveaway to his billionaire friends. He's on the hunt to find trillions of dollars to pass along to the wealthiest in America. And to do that, he's going to make you pay in every part of your life. Grocery and home prices are going up, not down, and he hasn't laid out a credible plan to deal with either of those. His tariffs on allies like Canada will raise prices on energy, lumber, and cars, and start a trade war that will hurt manufacturing and farmers. और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की कि कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वॉर से पीछे नहीं हटेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने टैरिफ के औचित्य को खारिज कर दिया और इसे करीबी सहयोगी की ओर से कनाडा के खिलाफ व्यापार युद्ध कहा। कनाडा ने अमेरिकी वस्तुओं पर शुरुआत में 30 अरब कैनेडियाई डॉलर्स का शुल्क लगाया, साथ ही 21 दिनों में 125 अरब कैनेडियाई डॉलर बढ़ाने का भी वायदा किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका जल्द ही इसका असर महसूस करेगा। और टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच टेंशन और बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार गद्दी संभाली, कुछ ऐसे फैसले लिए जिसे लेकर दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको के अलावा चीन पर भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, जिसे लेकर चीन ने रिएक्शन दिया। चीन ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका टैरिफ, ट्रेड या किसी भी तरह का युद्ध चाहता है तो चीन अंत तक लड़ेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, फैंटेनाइल मुद्दा चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के लिए बहुत ही घटिया बहाना है। हमारे अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमारे प्रतिरोध पूरी तरह से वैध और ज़रूरी हैं। अमेरिका के अंदर फैंटेनाइल संकट के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिकी लोगों के प्रति मानवता और सद्भावना की भावना से हमने इस मुद्दे से निपटने में अमेरिका की मदद करने के लिए मजबूत कदम उठाए। हमारी कोशिशों को मान्यता देने के बजाय अमेरिका ने चीन पर सारा दोष मढ़ने और टैरिफ बढ़ाने के साथ चीन पर दबाव डालने और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये कहा गया कि अमेरिका इस तरह से अपनी मदद करने के लिए हमें सज़ा दे रहा है। ये अमेरिका की समस्या का समाधान नहीं करेगा। हम धमकी से नहीं डरते, हम पर धौंस जमाना काम नहीं आएगा। दबाव, ज़बरदस्ती या धमकी चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है। ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंकाओं के बीच चीन ने आज सुबह 5% वार्षिक विकास दर के लक्ष्य की घोषणा की। इस घोषणा के बाद एशियाई शेयर बाजार हरे निशान में खुले। चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था के बावजूद निवेशकों ने उसके द्वारा घोषित तेज विकास दर पर अपनी संभावनाओं को जताया है। चीन, मेक्सिको और कनाडा द्वारा अमेरिकी टैरिफ पर पलटवार करने के बाद कल वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आई थी और आशंकाएं बढ़ गईं। यूरोप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला लक्ष्य हो सकता है। निवेशकों ने आज आने वाले वर्ष के लिए चीन के आर्थिक लक्ष्यों का स्वागत किया। चीन की सरकार ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस की वार्षिक बैठक में घोषणा की, लेकिन ऑब्जर्वर्स ने चीन के प्रोत्साहन को लेकर कम उम्मीद जताई, क्योंकि चीन को तीव्र आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
अरब नेताओं ने मिस्र द्वारा गाजा के लिए तैयार $53 अरब के पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पर कब्जा करने और 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विरोध किया गया। कल काहिरा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के बाद अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने इस योजना की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अरब का रुख किसी के भी विस्थापन को अस्वीकार करना है, चाहे वो स्वैच्छिक हो या जबरन। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का सीधे तौर पर कोई उल्लेख नहीं किया। मिस्र की मेजबानी में हुए इस शिखर सम्मेलन में कतर के आमिर, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और सऊदी अरब के विदेश मंत्री शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस भी इसमें शामिल हुए। एंटोनियो गुतेरेस ने भी गाजा पुनर्निर्माण योजना का समर्थन किया। ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंकाओं के बीच चीन ने आज सुबह 5% के विकास दर के लक्ष्य की घोषणा की और इसका जिक्र हमने आपसे पहले भी किया। और इसी वजह से जो एशियाई बाजार हैं वो हरे निशान में खुले हैं। फिलहाल वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो एशियाई बाजार तो हरे निशान में खुले ही, वहीं मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय बेंचमार्क भी बढ़त के साथ खुले थे। यानी कि सेंसेक्स 140 अंकों की बढ़त के साथ 73,130 पर खुला था। निफ्टी में भी बढ़ोतरी देखी गई 40 अंकों की और 22,129 का लेवल था। अब अगर हम डालें स्टॉक्स पर नज़र या फिर सेक्टर्स पर, तो ऑटो, IT, PSU, बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी देखी गई। विशेषज्ञों ने अस्थिरता को देखते हुए ये माना कि व्यापारियों को सावधानी बरतनी चाहिए और सख्त स्टॉप लॉस रणनीति को लागू किया जाए। इस बीच सेंसेक्स पैक में HCL टेक, M&M, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, जोमैटो, ICICI बैंक टॉप गेनर्स, वहीं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC बैंक टॉप लूजर्स रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार कारोबार सुगमता में सुधार के लिए गैर जरूरी प्रावधानों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के माध्यम से विनिर्माण को गति देने और निर्यात अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कई प्रावधान किए हैं, जिससे कंपनियों पर कागजी कार्रवाई और दंड की जगह नवोन्मेष और विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कारोबार सुगमता के लिहाज से कंपनियों के लिए प्रक्रियाओं को पहले से सरल बनाया गया है। 2025-26 में बजट में सभी गैर वित्तीय क्षेत्र के नियमों, प्रमाण पत्रों, लाइसेंसों, अनुमतियों की समीक्षा के लिए नियामकीय सुधारों को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने का प्रस्ताव की उम्मीद है और 1 साल के भीतर सिफारिशें देनी होंगी। उन्होंने कहा कि व्यापार संबंधी कानूनों को अपराध मुक्त करने से कानूनी जोखिम कम हो जाते हैं, जिससे उद्योगों को अधिक भरोसे के साथ काम करने की अनुमति मिलती है। अभी तक 42,000 से अधिक अनुपालन जरूरतों को हटाया गया। साथ ही 2014 के बाद 3,700 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया है। और जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। अब आने वाले समय में व्यापक सुधार दिखाई देंगे। रोजगार सृजन केंद्र सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा। भारत में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 2016-17 और 2023-24 के बीच 36% की वृद्धि देखी गई। यानी कि 170 मिलियन नौकरियां इसमें शामिल हैं। अब रोजगार सृजन के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार ने रोजगार क्षमता के विकास के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की और केंद्र सरकार का फोकस इस पर है। इस योजना का दूसरा चरण भी हो चुका है, इस पर हमने कई कार्यक्रम भी किए हैं। दूसरे चरण में भारत में 730 से ज़्यादा जो ज़िले हैं उसमें शीर्ष कंपनियों में 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे और ये पेड स्टाइपेंड होता है। अब इसमें ई श्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, राष्ट्रीय करियर सेवा जैसी योजनाएं ग्रामीण रोजगार का समर्थन करने और प्रशिक्षण और करियर को अवसर देने में प्रमुख रही हैं।
यानी रोजगार बढ़ाने के लिए तमाम जो कदम हैं उसमें प्रशिक्षुओं को वजीफा सहायता और इसके साथ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से जोड़ा गया। करियर के अवसरों की जानकारी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय करियर सेवा भी है, इसके तहत तमाम आपकी मुश्किलों के जवाब मिलते हैं नौकरियों से जुड़े हुए। और 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक अब ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 1.5 लाख से ज़्यादा प्रतिष्ठानों के जरिए 60 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को कुल 10 करोड़ से ज़्यादा राशि वितरित की गई। पीएम स्वनिधि में लाभार्थियों की संख्या 68 लाख से ज़्यादा दर्ज की गई। वहीं राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत कुल 7,80,000 प्रशिक्षु 47,000 से ज़्यादा जो प्रतिष्ठान हैं उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा EPFO, ELI योजना और गिग के साथ प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सहायता शामिल है। केंद्र सरकार का उद्देश्य यही है कि कार्यबल और नौकरी के जो सुरक्षा के अवसर हैं उन्हें बढ़ाया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान और के जोधपुर में आयोजित किसान मेला कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता पर जोर दिया। शिवराज सिंह ने ये कहा कि हर 6 महीनों में यहाँ कोई ना कोई चुनाव होता है और इसके विकास कार्य बंद होते हैं। देश का करोड़ रुपया बर्बाद होता है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन समय की मांग है। इस देश में लगातार 5 साल 12 महीने 365 दिन हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी करता रहता है और हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव विधानसभा के हो जाते हैं। देश का नुकसान होता है, इसलिए अब समय आ गया कि इस पर विचार करके फैसला हो कि संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 साल में एक बार एक साथ होने चाहिए। किसानों ने, वैज्ञानिकों ने, आमजन ने, स्टूडेंट्स ने यहाँ संकल्प लिया है कि वो इसके लिए जन जागरण करेंगे। देश के लिए जरूरत है एक साथ चुनाव। हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संकट को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई प्रदेश सरकार को योजनाएं चलाने के लिए मंदिरों से मदद मांगनी पड़ रही है। वहीं भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए ये तक दावा किया कि अगर केंद्र सरकार मदद देना बंद कर दे तो हिमाचल सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाएगी। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश का वित्तीय संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानती है, जिम्मेदार बताती है। प्रदेश के मंत्रियों का, खुद मुख्यमंत्री का ये कई बार दावा रह चुका है कि केंद्र सरकार से उतनी ग्रांट या उतनी आर्थिक सहायता प्रदेश को नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से प्रदेश के वित्तीय हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार वित्तीय प्रबंधन को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल विधानसभा सत्र के दौरान कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी होने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सुक्खू सरकार सुर्खियों में आई थी और तब से लेकर अब तक कभी पेंशन में देरी तो कभी विभागों के वेतन भुगतान में देरी की खबरें आ रही हैं। सुक्खू सरकार दावे करती है कि केंद्र से उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिल रही, जिससे हालात ऐसे बन रहे हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 साल में केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को 23,566 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि मिली है। साल 2014 से 2024 तक हिमाचल सरकार को केंद्र से 54,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स अनुदान मिला है। यह अनुदान केंद्र में कांग्रेस राज के दौरान यानी 2004 से 2014 तक महज 12,639 करोड़ रुपए तक का था। आंकड़ों के मुताबिक 2014 के बाद से मोदी सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश को कुल ग्रांट 3 गुना तक बढ़ी है। प्रदेश में केंद्र की करीब 65 योजनाएं चल रही हैं, जिसके लिए केंद्र से सालाना 5,000 करोड़ से ज्यादा का बजट मिलता है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने तो यहां तक दावा किया है कि अगर केंद्र मदद देना बंद कर दे तो हिमाचल सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाएगी। वहीं भाजपा महामंत्री तरुण चुग ने भी प्रदेश को मिलने वाली केंद्रीय मदद का जिक्र करते हुए सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। ये केंद्र गप्पे भेज रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है और स्टेट की सरकार जिसके पास ना समझ है, नुसिखिए लोग, नालायक लोग सरकार चला रहे और उसका परिणाम आज जनता स्पष्ट देख रही है। वहीं हाल ही में हिमाचल आई कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी केंद्र सरकार पर इसे लेकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को पर्याप्त मदद नहीं कर रही है।
हमारे यहाँ इतनी बड़ी आपदा आई, आपदा के लिए भी लोगों के पास, सरकार के पास कितनी बार भीख मांगी, उसके पैसे भी कितने दिनों के बाद मिली। तो ये जानबूझ के फेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें से निभर के आएंगे और ये बिल्कुल भी परिस्थिति खराब नहीं, हम उस स्थिति को बाहर आ रहे हैं उस स्थिति से। हिमाचल विश्वविद्यालय के कर्मचारी और परिवहन निगम के कर्मचारी लगातार सरकार के खिलाफ लंबित भुगतान के लिए रोष जता रही हैं। आने वाले वक्त में हालात ये बन गए हैं कि प्रदेश पर बढ़ता कर्ज लगभग 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक पहुंचने के आसार हैं और इसका सीधा असर प्रदेश के कर्मचारियों पर, प्रदेश की योजनाओं पर और प्रदेश के आम जनमानस पर पड़ता नजर आ रहा है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, टीडी न्यूज। और अब बात करते हैं खेल जगत की। भारतीय टीम की चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई। टीम ने दुबई में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में 5वीं बार है जब टीम इंडिया इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश पस्त, पाकिस्तान ध्वस्त, न्यूजीलैंड लस्त पस्त और ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया मस्त। वही ऑस्ट्रेलिया जिसने 2023 के वनडे विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया को हराकर करोड़ों का दिल तोड़ा था, उसी कंगारू टीम पर जीत की सवारी की टीम इंडिया के शेरों ने दुबई की धीमी पिच पर टॉस जीत पहले बल्लेबाजी का फैसला ऑस्ट्रेलिया अपने मंसूबों तक नहीं ले जा पाया। कूपर कॉनले के रूप में पहला विकेट गिरा, जो बगैर खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए। कॉनले को मोहम्मद शमी ने विकेट के पीछे केएल राहुल के हाथों कैच करवाया। वहीं ट्रेविस हेड को वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ही ओवर में शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर टीम को बड़ी सफलता दिलाई। हेड 39 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीम का तीसरा विकेट मानस लाबुशेन के रूप में सामने आया, जिन्हें रवींद्र जडेजा ने 29 पर चलता किया। ऑस्ट्रेलिया की इस लड़खड़ाती पारी को सहारा मिला एलेक्स कैरी और स्टीवन स्मिथ ने। इन दोनों ने संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन कैरी 61 तो स्मिथ 73 पर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी स्पिन के घेरे में घिरती नजर आई और टीम 49.3 ओवर में 264 रन पर सिमट गई। 265 रन का लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने सधी हुई शुरुआत दी। हालांकि शुभमन गिल 8 पर बोल्ड हो गए। बचते बचाते रोहित शर्मा ने 28 रन बनाए, लेकिन इसी स्कोर पर कॉनोले ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया। संकट से घिरी टीम इंडिया के लिए संकट मोचक का काम किया विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने, जिन्होंने तीसरे विकेट के लिए 91 रन की पार्टनरशिप की, जो श्रेयस अय्यर के 45 रन पर आउट होने के साथ समाप्त हो गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी और इस पिक्चर के असली सुपर हीरो कोहली जमे रहे और उन्होंने 84 रन की दमदार पारी खेल टीम इंडिया को जीत के नजदीक ला दिया। कोहली 84 पर आउट हुए और इसके बाद की रही सही कसर बाकी के बल्लेबाजों ने कर दी। भारत ने 48.1 ओवर में 6 विकेट पर 267 रन बनाए और 4 विकेट से मुकाबले को अपने नाम कर शान के साथ फाइनल में जगह बनाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत की जीत के बाद टीम इंडिया के प्रशंसकों के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। रात से ही लोग इंडिया गेट पहुंच गए और जीत का जश्न मनाया। संवाददाता सुशील कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के बाद टीम इंडिया के प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ फैंस मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आज जिस तरह से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा, जिस तरह से टीम इंडिया ने एक बड़ी जीत हासिल की, क्या कहेंगे? काफ़ी खुशी है जीत को देखकर और ओवरऑल जो टीम का परफॉर्मेंस रहा है, लगातार 4 मैच जीतना, वो भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, और बस एक मैच और है, उसके बाद ट्रॉफी हमारी है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी चुनौती थी टीम के लिए, जिस तरह से पिछले वर्ल्ड कप फाइनल में हमें हार मिली, टीम इंडिया ने अपना बदला चुकता कर लिया, क्या कहेंगे इसमें? ऑस्ट्रेलिया आईसीसी में काफ़ी अच्छा खेलती है, खासकर ऐसे हाई स्टेक गेम्स में, बट हाँ एक ये था कि लास्ट टाइम हम हार गए थे, इस बार हम एक क्रूशियल मैच में जीतकर आगे बढ़ रहे हैं। फाइनल में पहुंच गए हैं फाइनली। इस पे टीम इंडिया की क्या रणनीति होगी और किस किस खिलाड़ियों से आप उम्मीद कर रहे हैं? इस बार तो विराट कोहली ने सबकी भरपाई कर दी, तो उम्मीद करते आगे भी एक जो मैच है वो जीत जाए तो हमारे देश का नाम ऊंचा हो जाएगा। जिस तरह से रोहित शर्मा की से हमें आज उम्मीद थी, शुभमन गिल से उम्मीद थी, हालांकि वो अच्छा नहीं कर पाए, आने वाले मैच में आप क्या उम्मीद करते हैं? अच्छा परफॉर्मेंस रहे, विराट कोहली भी जाए अच्छे से एकदम, जो कि इंडिया कप जीत जाए, बस ये हमारी कामना है।
ऑस्ट्रेलिया को हमने धूल चटा दिया। गेंदबाजों के बारे में क्या कहेंगे आप? ओवरऑल सिर्फ इस मैच में नहीं, आप पिछले मैच को भी देखें विद न्यूजीलैंड, बॉलिंग यूनिट का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है और आज तो काफ़ी बेहतर रहा है। तो ओवरऑल बैटिंग एंड बॉलिंग यूनिट दोनों का बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, तभी हम जीत पाए हैं। विराट कोहली से सबको उम्मीदें थी, जिस पे विराट कोहली कायम उतरे हैं और सबको उम्मीद है कि आगे आने वाले फाइनल मुकाबले में भी टीम इंडिया का यही प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कैमरामैन राधेश्याम के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। चौथे खेलो मास्टर गेम्स का आयोजन 13 से 15 अप्रैल तक दिल्ली में होना है, जिसे लेकर तैयारी भी जारी है। इस आयोजन में देश के 26 राज्यों से करीब 2500 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने वाले इस आयोजन का उद्देश्य बढ़ती उम्र के लोगों के बीच खेल स्वास्थ्य लाभ के बारे में उन्हें जागरूक करना है। इस प्रतियोगिता में 11 खेलों में 30 से 70 वर्ष की आयु के बीच खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में हुई इस एक बैठक में खेलों के आयोजन को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही खेलो मास्टर गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाए जाने पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी का क्रम जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद सड़क परिवहन ठप हो गया। बीआरओ के कर्मी युद्ध स्तर पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं ताकि यातायात जल्द सुचारू हो पाए। वहीं हिमाचल में हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर बर्फ की परत नजर आने लगी। मनाली में बर्फबारी की वजह से पानी आपूर्ति को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। न केवल स्थानीय निवासी बल्कि बर्फबारी का आनंद लेने मनाली आए पर्यटक भी पानी की कमी और बर्फबारी के बीच पावर कट से परेशान हैं। पेड़ गिरने की वजह से जो तारें थी वो सारी टूट चुकी हैं सारी ना, तो उस वजह से जो है वो तो अभी लाइट जो है वो नहीं आ पा रही है। 6 दिन हो गए थे यहाँ पे लाइट नहीं है, लोगों का बुरा हाल है, ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर लोगों को। और देख सकते हैं आपको कितनी दिक्कत परेशानी आ रही है लोगों को। होटल बंद है यहाँ पे, 6 दिन हो गए। कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज की, कोई आता नहीं है, देखने के लिए नहीं आए। आज देख रहे हैं हम कि 5-6 दिन बाद कोई लगे हैं पीछे। बहुत मुश्किल है, ना पानी है ना बिजली है, कैसे सरवाइव करेंगे गेस्टों को। बिजली तो है ही नहीं 4 दिन से। लोग हमारे पास यहाँ पूछ के थक गए हैं, जी आपके पास सोलर है लगा दो चार्जिंग। इतने लोग, गांव वाले भी परेशान है, हम भी परेशान है, गेस्ट को भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब क्या देंगे, हमारा तो नुकसान बराबर चला हुआ है सर यहाँ। अब यहाँ होटल में कम से कम 5-6 दिन हो गया, ना बिजली है ना पानी है होटल में। इसकी वजह से अब गेस्ट को भी दिक्कत हो रहा है और हमें भी, खुद स्टाफ को भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे हमें बिजली की और बाकी इतनी दिक्कतें हो रही है ना, मतलब आश्चर्य होता है यहाँ के लोग कैसे रह लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में मोटापे के खिलाफ जन भागीदारी अभियान शुरू हुआ। मोटापा समस्या नहीं बल्कि बीमारी है। लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर दिनचर्या पर चर्चा कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए 700 मेडिकल कॉलेजों को जिम्मेदारी मिली। दिल्ली के एम्स की निगरानी में सभी एम्स भी जो इसमें शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में मोटापा एक गंभीर समस्या है। गलत खान पान, सुस्त लाइफस्टाइल और अनहेल्दी आदतों की वजह से वज़न बढ़ता है जो लगातार परेशान कर सकता है। आज मोटापा न केवल हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है बल्कि ये कई गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और जोड़ों की समस्याओं का कारण है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक स्वास्थ्य खान पान की आदत, नियमित शारीरिक गतिविधियों को अपनाकर वजन घटाया जा सकता है। मोटापा है वो हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और हर उम्र में बढ़ता जा रहा है। बच्चों से लेके बड़ों तक, निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक, सब में मोटापा बढ़ता जा रहा है और ये अपने आप में एक बीमारी है और ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। मोटापा और ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं वो एक बढ़ती बीमारी हो गई है, ना केवल दुनिया में बट स्पेशली भारतवर्ष में इसके बहुत सारे नंबर्स बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे तो आजकल सैकड़ों लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। सही टाइम पे रोकथाम या इलाज नहीं करा गया तो ये आगे जाके आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम से कम 10 साल कम हो जाती है। इंडिया जब हेल्दी होगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा और इंडिया का हर एक जो इंसान है वो हेल्दी हो, वो अच्छी डाइट ले, वो एक्सरसाइज करे, वो एक अच्छा वेट मेंटेन करे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें फ्यूचर में
ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया अच्छी चीज़ों के लिए कैपिटल माना जाए, ना कि ओबेसिटी के लिए। प्रधानमंत्री जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं उसके माध्यम से लोग और हॉस्पिटल आएंगे, ओबेसिटी के ट्रीटमेंट लेंगे और ट्रीटमेंट लेते लेते जब उनका वेट कम होगा तब प्लास्टिक सर्जन का ज़्यादा रोल आता है। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।